नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए यहाँ पर क्लास 7th ज्योग्राफी की एक ऐसी वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा। उसी के साथ PYQ क्वेश्चन। आज तक सीटेट की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन क्लास 7th ज्योग्राफी से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। मात्र एक वीडियो में पूरी की पूरी ज्योग्राफी क्लास 7th आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आतपन, आयतन, निगमन या विकिरण? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला विकल्प, आतपन उसको बोलते हैं। आतपन का दूसरा नाम क्या होता है? सूर्यातप। सूर्यातप बोल लो या सूर्यातपन बोल लो, एक ही बात है। जिसको क्या बोलते हैं? आतपन भी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को क्या बोला जाएगा? सूर्यातप बोला जाएगा या आतपन बोला जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको बोलते हैं आतपन। यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? आतपन बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर आपकी परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आतपन से। आतपन का संबंध है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल एवं या और उसमें होने वाली गैसों के साथ। यहाँ पर इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है जिसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? आतपन का संबंध पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य ऊर्जा के साथ, क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को ही क्या बोलते हैं? ऊष्मा को ही बोलते हैं आतपन बोलते हैं, जिसको पृथ्वी रोक लेती है वही आपका क्या होता है? आतपन होता है, जिसको मैंने क्या बताया? सूर्यातप भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वृंतोस्त पर्वत है? वृंतोस्त पर्वत का मतलब होता है व्लोक माउंटेन। ठीक है, व्लोक पर्वत इसको कहते हैं इंग्लिश में। अल्पेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, बाससेज पर्वत, हिमालय पर्वत। यानी कि भ्रंश वाले पर्वत आपको बताने हैं, व्लोक पर्वत। चलिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका वाससेज पर्वत, जो कि कैसा है? भ्रंश वाला पर्वत है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। हिमालय पर्वत कैसा है? ये दोस्तों युवा वलित पर्वत है। कैसा है? युवा वलित पर्वत हो जाएगा आपका, हिमालय वलित पर्वत है। यूराल पर्वत भी कैसा है? ये भी आपका वलित पर्वत है। परंतु यहाँ पर भ्रंतोस्त पर्वत पूछा है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन आपसे पूछा है, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वाससेज पर्वत। ये भी दोस्तों परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर कहता है कि आर्द्र दिन में क्या होता है? आर्द्र दिन में दोस्तों क्या होता है? कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएं, उसके बाद में बोला जाए निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुने। पहला विकल्प में आपको दे दिया जाए ABC, दूसरे में दे दिया जाए केवल A केवल V, इस प्रकार से। तो मैं आपको यहाँ पर सभी चीजें एकदम बेसिक से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जिसके तहत हर चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। आर्द्र दिन में दोस्तों क्या होता है? कपड़े सूखने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है। पहला यहाँ पर करेक्ट है। हमारे शरीर में जो पसीना आता है वो आसानी से नहीं सूखता है आर्द्र दिनों में, ये भी करेक्ट बोला गया है। हम असहज यानी कि हम लोग अच्छा महसूस नहीं करते हैं, ये भी दोस्तों करेक्ट है। इस प्रकार यहाँ पर आपके सभी विकल्प राइट होंगे। ये सभी यहाँ पर वाला 4 वाला विकल्प सही हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन सकता है, जैसे विकल्प ए में आपका दे दिया जाए AB, दूसरे में दे दिया जाए BC। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बताना पड़ेगा ABC, यहाँ पर तीनों करेक्ट होंगे। तो आप ध्यान में देखते चलिए इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। यहाँ पर कहता है कि कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं।
स्थायी पवनें ये अपनी दिशा नहीं बदलती हैं। ये कैसी होती हैं? एकदम स्थायी होती हैं, निश्चित होती हैं, ठीक है। मौसमी पवनें क्या होती हैं दोस्तों? ये मौसम के अनुसार, मौसम यानी कि ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा कौन बदलती हैं? मौसमी पवनें बदलती हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपकी परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा गया है पवनों से संबंधित। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख जाए। चलिए क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। आपको यहाँ पर बताना है किस पवन की यहाँ पर बात की जा रही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। निश्चित दिशा में चलती हैं स्थायी पवनें, बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। स्थायी पवनें आपकी निश्चित ही चलती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी इनके उदाहरण हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। इस प्रकार यहाँ पर आपके दोनों राइट आंसर होंगे। दोनों यहाँ पर क्या होंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? यानी कि जो उत्तरी भारत यानी कि उत्तर प्रदेश वाले इलाके में जब क्या चलता है, गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन जब चलती है, उसको बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। व्यापारिक पवनें नहीं बोलते हैं, ना ही पछुआ पवनें बोलते हैं, बल्कि इसको लू बोला जाता है उत्तर भारत में गर्म वाली पवनों को। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि तापमापी यंत्र की विशेषता क्या है? तापमापी यंत्र, इसकी मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री, यहाँ पर लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये सभी यहाँ पर आपके मैंने जितने भी क्वेश्चन वैसे टाइप के लिए हैं, ज़्यादातर मैंने उनके सभी स्टेटमेंट यहाँ पर देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो सके और एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उसको कर सकें। क्योंकि यहाँ पर बात करी गई तापमापी यंत्र की, ये सभी तापमापी यंत्र के बारे में यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पर बताता हूँ। पहला विकल्प में होगा ए बी, दूसरे में होगा बी सी, इस प्रकार से भी बन सकता है। तो यहाँ पर तापमापी जो यंत्र है इसकी इकाई क्या होती है? सेल्सियस डिग्री में होती है। पहला याद रखेंगे। इसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक का नाम क्या है? एंडर्स नाम है उसका। एंडर्स सेल्सियस उस व्यक्ति का नाम है जिसने तापमापी यंत्र की खोज की थी या आविष्कार किया था। सेल्सियस जो होता है 0 डिग्री पर जम जाता है, ठीक है, पैमाना इसका, ठीक है, 0 डिग्री पर जम जाता है। तो यहाँ पर ये आप तीनों स्टेटमेंट याद रखेंगे तापमापी यंत्र के बारे में। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि मध्य मंडल की क्या विशेषता है? मध्य मंडल आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी वाला ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर मध्य मंडल की जितनी भी विशेषताएं, जितना भी उसका निचोड़ है मध्य मंडल का, मैंने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपकी ये तीसरी परत है, 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। उल्का पिंड आने पर इसमें जल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि उल्का पिंड आने पर किस परत में जल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे मध्य मंडल की बात यहाँ पर की जा रही है। एक चीज यहाँ पर आपको बताऊंगा, आपकी जो परतें होती हैं, पहली परत कौन सी होती है? पहली आपकी होती है क्षोभ मंडल, दूसरी आपकी होती है समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल दूसरी होती है। तीसरी कौन सी होती है? मध्य मंडल तीसरी होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों कौन सी होती है? चौथी होती है आपकी वाह्य मंडल। कौन सी? वाह्य मंडल होती है। पांचवी आपकी होती है बहिर, जो कि अंतिम परत आपकी होती है। ये आपकी कितनी हो गई? 5 परतें आपकी होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 5 परतों के बारे में यहाँ पर बता दिया। ये मध्य मंडल की ये सभी विशेषताएं यहाँ पर हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन 4। चलिए बात करेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा करेंगे यहाँ पर जूम
अब आपको यहाँ पर दिखेगा बिल्कुल साफ। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन उठाकर आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया। मध्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, वाह्य वायुमंडल। करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया मध्यमंडल, जिनमें क्या होता है, उल्कापिंड आने पर जल जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। फिर वही स्टेटमेंट यहाँ पर आ चुका है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। तो कौन सी यहाँ पर परत होगी? मध्यमंडल की बात कही जा रही है। ठीक है, उल्कापिंड वाला याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको कितने यहाँ पर क्वेश्चन बता चुका हूँ जिनमें उल्कापिंड वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक चीज यहाँ पर मैंने आपको क्षोभ मंडल, तो यहाँ पर कौन सा है करेक्ट? आपका है मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्कापिंड जल जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम वाली सभी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जहाज उड़ते हैं। आपके क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं। वाह्य मंडल में क्या होता है? रेडियो वाली तरंगे यहीं पर आपकी संचरित होती हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है? ओजोन गैस, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ओजोन गैस। ओजोन परत कह लो इसको, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हमारी रक्षा करती है। ठीक है, हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए, जो ओजोन परत होती है, ओजोन गैस वाली जो परत होती है, ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में ये परत आपकी पाई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? आपकी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ाया कहाँ पर जाता है? ये उड़ाया जाता है समताप मंडल में। क्यों उड़ाया जाता है? ये मुक्त होता है, मुक्त होता है मौसम घटनाओं से। मौसम से मुक्त होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मौसम वाली घटना नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर जहाज उड़ाने के लिए आपका आदर्श माना गया है समताप मंडल, जिसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल भी बोलते हैं। चलिए यहाँ पर आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब कुछ भी नहीं होगा। बादल एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होने के कारण यहाँ पर आपका जो समताप मंडल है, वहीं पर हवाई जहाज उड़ने के लिए आपकी आदर्श मानी गई परत है। तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और पॉलिटी से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख जो है दोस्तों, इसको छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। छोटा तिब्बत इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बोलने का कारण भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसके कारण है दोस्तों धार्मिक समानता। कौन सा कारण है? धार्मिक समानता है, भाषा है। ठीक है, भाषा भी है, और इसका खान पान। खान पान ये आपकी 2-3 चीजें हैं जो कि वहाँ पर समानता पाई जाती है, इसलिए लद्दाख को क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक चीज और याद रखेंगे, केसर सागा ग्रंथ भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। केसर सागा ग्रंथ कहाँ का है? ये दोस्तों है तो तिब्बत का, परंतु गाया लद्दाख में जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? नहीं करके आपको यहाँ पर पूछा गया है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे या पोताश्रय तरंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा पोताश्रय तरंगे।
ये दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी भूकंप की तरंगे नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपकी जो पहली है अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं, भूकंपीय तरंगे, पृष्ठीय भी, अनुदैर्घ्य भी, परंतु पोताश्रय किसी भी प्रकार की कोई तरंगे नहीं है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 वाला होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। कहता है कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, लेटिन शब्द से, यूनानी शब्द से या ग्रीक शब्द से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका पहला वाला विकल्प होगा, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से एनवायरमेंट की उत्पत्ति हुई है। आपकी जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसमें ये बिंदु दिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं? प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा दोनों, प्राकृतिक घटक भी, मानव घटक भी। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा परीक्षा में, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, जिनसे आपके जो स्टेटमेंट यानी कि कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो भी आपके यहाँ पर क्लियर होते चलें। जैसे यहाँ पर कथन ए दे दिया जाएगा प्राकृतिक घटक, यहाँ पर इस प्रकार से, दूसरे में दे दिया जाएगा मानव घटक, फिर आपके विकल्प होंगे ए कामा वी, फिर दूसरे में होगा केवल ए, तीसरे में होगा केवल वी। तो इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, दोनों ही पर्यावरण के घटक होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र, पर्यावरण, वातावरण, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं वो होता है पारितंत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की। वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है? सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, सभी जानते हैं। सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है, वायुमंडल करता है। जिसमें आपकी कौन सी परत है दोस्तों? आपकी है ओजोन परत, यानी कि समताप मंडल भी करता है। पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य भी बनाता है वायुमंडल, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, 4 वाला विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। कहने का तात्पर्य वायुमंडल टॉपिक भी यहाँ पर आपका क्लियर होते चलेगा, जो कि क्लास 7 की ज्योग्राफी में है आपका, और उस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत सारे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? ग्रीन हाउस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या हाइड्रोजन? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है, और अन्य गैसें भी आपकी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक आपकी पूछी गई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपकी परीक्षा यानी कि इसी वर्ष 2024 वाले पेपर में 21 जनवरी वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? अधिकांशता कौन सी दो गैसें हैं? मैंने अभी आपको क्या बताया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या मैंने बताया आपको? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 4 वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। नाइट्रोजन 78 है, जबकि ऑक्सीजन आपकी 21 है, 21% है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या कहता है? यहाँ पर कहता क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं अवसादी, प्रारंभिक, आग्नेय या कायांतरित? तो यहाँ पर दोस्तों सेल वाला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जब कोई शिलाखंड पर दबाव पड़ता है या कठोरता उसमें आती है तब उसका रूप बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं अवसादी। क्या बोलते हैं? अवसादी बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ही ये कहा गया है कि जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण
परतदार सेल में बदल जाते हैं। परतदार में बदलते हैं, परतदार को बोलते हैं अवसादी। अवसादी को ही बोलते हैं परतदार चट्टान के नाम से भी इसको जानते हैं। अवसादी में क्या होता है, इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो आपकी परीक्षा में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चट्टान में या किस मतलब कि जो आपके क्या है ये सेल हैं, किस सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर था वहां पर अवसादी सेल। क्या था, अवसादी सेल में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो जीवाश्म याद रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की, 19 नंबर के क्वेश्चन की। हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गलत होगा, ना ही ऑक्सीजन का, ना ही आर्गन का, होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की। वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है। अदला बदली का व्यापार, वस्तुओं का आयात निर्यात निर्माण। तो करेक्ट आंसर होगा पहला विकल्प, अदला बदली का व्यापार। जो पहले जमाने में चलता था उसे बोलते थे वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं के बदले एक दूसरे का व्यापार, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बिना किसी पैसे के हुआ करता था, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, बिना पैसे के ये होता था, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस परपटी क्या कहलाती है। प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, स्थल मंडल या जैव मंडल। करेक्ट आंसर होगा स्थल मंडल। स्थल मंडल जो कि पृथ्वी की जो ऊपरी वाली परत है जिसको परपटी बोलते हैं, जो कि ठोस होती है, वही आपकी क्या होती है, स्थल मंडल आपकी होती है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न, यानी कि जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दिखने लगा होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। अंदर से आपको बाहर तक पहचाननी है परतों को पृथ्वी की। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो पृथ्वी की परतें होती है वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। पहली कौन सी होती है, पहली आपकी होती है परपटी, पहली परपटी होती है। दूसरी कौन सी होती है, मेंटल, दूसरी होती है। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी आपकी होती है क्रोड। यहाँ पर मैंने आपको बताया परपटी, मेंटल, क्रोड। क्रोड के 2 भाग होते हैं, आंतरिक क्रोड और एक बाहरी क्रोड। अब आपको बताना है नीचे से ऊपर की ओर, क्रोड में सबसे पहले कौन सा आएगा, आंतरिक आएगा, क्योंकि ये सबसे अंदर होगी। आंतरिक के बाद में कौन सा आएगा, बाहरी क्रोड आएगा। उसके बाद में मेंटल आएगी, फिर परपटी आएगी, क्योंकि परपटी पहले नंबर पे आती है। चित्र भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो आपकी सबसे ऊपरी परत है, यहाँ पर आपकी कौन सी होगी, यहाँ पर आपकी परपटी होगी। फिर उसके बाद में कौन सी होगी, फिर उसके बाद में मेंटल होगी। फिर उसके बाद में क्या होगी आपकी दोस्तों, होगी बाहरी क्रोड। कौन सी, बाहरी क्रोड। फिर आपकी होगी आंतरिक क्रोड। तो यहाँ पर आपको पहचानना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा आपका 4 वाला, इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर आपका क्रस्ट, जिसको परपटी भी बोलते हैं। 4 विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की। कहता है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। आग्नेय, अवसादी, दोनों सेलें, या इनमें से कोई नहीं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। उस चीज को आपको समझना अति आवश्यक है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। सेल यानी कि सेल को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल को आप चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। सेल जो चट्टानें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला इसमें प्रकार आपका कौन सा होता है, आग्नेय। आग्नेय होता है। एक आपका अवसादी होता है। उसके बाद में एक होता है कायांतरित, जिसको रूपांतरित भी बोलते हैं, कायांतरित, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों जो आग्नेय होता है इसमें लावा निकलता है, मैग्मा होता है, उससे इसका निर्माण होता है। अवसादी की मैं बात करूं, इसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको ऊपर के क्वेश्चन में बता चुका हूं। जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों दबाव पड़ता है, कठोरता आती है, ये परतों में बदल जाती है, जिससे क्या होता है, अवसादी चट्टान का दोस्तों निर्माण होता है। अगर आग्नेय सेल और अवसादी दोनों में क्या होता है, दोनों में दोस्तों दबाव पड़ता है, ताप पड़ता है, ठीक है, तब इनका रूप बदल जाता है। रूप में कौन सा आता है, फिर आपका आता है कायांतरित।
कायांतरित फिर आपका यहाँ पर आ जाता है, यानी कि आग्नेय सेल अवसादी दोनों में जब दबाव पड़ता है, उच्च ताप पड़ता है, तब ये बदल जाती हैं कायांतरित में। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपसे पूछा है तो दोनों यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेलें आपकी कायांतरित में बदल जाती हैं, तो दोनों आपकी बदल जाती हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा दोनों सेलें, दोनों सेलें। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 23 नंबर के क्वेश्चन की। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हिमोड़, जो कि हिमनद का निक्षेपण होता है। लोयस किसका निक्षेपण है दोस्तों? पवन का निक्षेपण है। तटबंध किसका है? नदी का है। समुद्री गुफा किसका है? सागर यानी कि समुद्र का ही है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे सागर या समुद्र का, ये है समुद्री गुफा। तटबंध किसका है? नदी का है। लोयस किसका है? पवन का है। हिमोड़ किसका है? हिमनद का है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीजें आपको बता दी, क्योंकि मिलान से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि महाद्वीपीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक खाली जगह और खाली जगह हैं। आपको यहाँ पर बताना है महाद्वीपीय जो पर्पटी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिना से, सिलिका मैग्नीशियम से, आयरन और निकेल से, इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर तीन चीजें पता होनी चाहिए। आपकी परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, किससे कौन सी परत मिलकर बनी है, आप उसको बता दोगे। चलिए आपको मालूम होगा पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहली कौन सी है? पहली आपकी है परपटी, पहली है परपटी। दूसरी है दोस्तों मेंटल, दूसरी कौन सी है? मेंटल है। तीसरी कौन सी है? क्रोड है। चलिए अब यहाँ पर परपटी को बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सियाल। मेंटल को बोलते हैं सीमा, सीमा बोलते हैं। क्रोड को बोलते हैं निफे, NIFE। तो पहली परपटी पर मतलब कि पहली परत पर यहाँ पर बात करते हैं परपटी की। परपटी को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। सियाल में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, SIAL। SI का मतलब क्या होगा? सिलिका हो जाएगा। AL का मतलब क्या होगा? एल्यूमिना हो जाएगा। तो पहली वाली परत में सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, यानी कि खनिज पाया जाता है। मेंटल की मैं बात करूं, मेंटल यानी कि इसको महासागर की परपटी बोलते हैं। मेंटल को सागर वाली परपटी बोलते हैं, जिसको सीमा कहते हैं। SI का मतलब इसमें भी होगा सिलिका। MA का मतलब होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम यहाँ पर मतलब होगा। क्रोड 2 शब्दों से मिलकर बना है, NI और FE। NI का मतलब होगा निकेल, FE का मतलब होगा फेरस। फेरस का मतलब लोहा, आयरन कह लो कुछ भी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर तीनों परतों के बारे में समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। परपटी पूछा है, परपटी को दोस्तों क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। SI से होगा आपका सिलिका, AL से होगा एल्यूमिना। तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका दिया गया है, सिलिका एल्यूमिना, जिसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं, ठीक है। MA का मतलब होगा मैग्नीशियम सिलिका, जो कि ये महासागर वाली होती है। कौन सी? महासागर वाली परपटी को बोला जाता है। ये आपकी कौन सी होती है? महाद्वीपीय परपटी को बोलते हैं। आयरन और निकेल किस में पाया जाता है? क्रोड में पाया जाता है, जो कि आंतरिक परत होती है, जिसको निफे बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों चीजें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको बता दी। इसके बाद आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहला यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर कई क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपकी जो परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसको दोस्तों बोलते क्या है? इसको बोलते हैं आग्नेय सेल। आग्नेय सेल जो होता है ये मैग्मा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है। आग्नेय सेल में आग नहीं पाई जाती है। आग, क्योंकि नाम से इसमें कई भ्रांतियां होती हैं, क्योंकि आग्नेय इसका नाम है, शायद इसमें अग्नि पाई जाती हो। अग्नि इसमें नहीं पाई जाती है, ऐसा भ्रम मत पालिएगा। एक पुस्तक में साफ तौर पर लिखा है, जिसको मैंने यहाँ पर पढ़ा था पहले। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है? आग्नेय सेल जो जिसका निर्माण कैसे होता है? मैग्मा के ठंडे होने से होता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन की। असत्य आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? असत्य आपको बताना है।
महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। जैसा मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, जिसको सियाल बोलते हैं, सिलिका तथा एल्यूमिना की बात कही गई है। तो पहला यहाँ पर कैसा है दोस्तों, करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं आयरन, नहीं, पहला वाला तो करेक्ट है। आयरन से कौन सी बनती है दोस्तों, ये बनती है मतलब कि महासागरीय की यहाँ पर बात कही गई, किसकी, महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं आयरन, आयरन से नहीं बनी होती है, बल्कि मैग्नीशियम यहाँ पर होना चाहिए। कौन सा, मैग्नीशियम यहाँ पर होना चाहिए, तब राइट था। तो यहाँ पर गलत हो चुका है। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेंटल होता है और मेंटल के नीचे आपका क्रोड होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बनी होती है, बिल्कुल, जिसको निफे बोलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत है दोस्तों, दूसरा वाला गलत है, उसी को आपको यहाँ पर बताना था। चलिए बात कर लेते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की। समुद्र तल पर पर्पटी की मोटाई लगभग कितनी है, कितनी होती है, ये दोस्तों होती है 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो कैसे पूछा गया है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है, थोड़ा बहुत चेंज करके। यहाँ पर कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर समुद्र तल की बात कही गई है, वहां पर पर्पटी की जो मोटाई होती है वो होती है 5 किलोमीटर समुद्र तल पर। कहां पर, समुद्र तल पर होती है। अगर दोस्तों बात कही जाती है जो पर्पटी है उसकी सहायक पर्पटी की, समुद्र तल को छोड़कर जो पर्पटी है वहां पर 35 किलोमीटर होती है, बल्कि 5 किलोमीटर ये समुद्र तल पर होती है। समुद्र तल पर 5 किलोमीटर होती है, वैसे आपके समुद्र तल को छोड़कर 35 किलोमीटर होती है। तो आप यहाँ पर इतना याद रखेंगे, 5 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है, सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है, क्रोड भाग ज्यादा है, पर्पटी ज्यादा है, या मेंटल ज्यादा है, या तीनों परतों का आयतन बराबर है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लो। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, यानी कि 3 परतें होती हैं, जिसमें 1% आपकी पर्पटी है, 84% मेंटल है, 15% क्रोड है। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक कौन सा है, मेंटल यहाँ पर सर्वाधिक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपने यहाँ पर समझने का प्रयास किया होगा, सर्वाधिक यहाँ पर मेंटल है, मेंटल का भाग कितना है, 84 है, पर्पटी 1 है, 15 आपकी क्रोड है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा आपका मेंटल। मेंटल का मैंने कितना भाग आपको बताया, 84% होता है। क्रोड आपका कितना होता है, 15% आपका पाया जाता है, जबकि पर्पटी मात्र और मात्र 1% पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको तीनों चीजें क्लियर कर दी मैंने। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है महासागर की पर्पटी में मुख्य रूप से यहाँ पर बनी होती है, किससे बनी होती है, महासागर की बात कही गई है, यानी कि सीमा की बात कही गई है। सिलिका और मैग्नीशियम किसमें है, देखो जवाब इसका मार दो फटाक से। सिलिका मैग्नीशियम पहला वाला होगा, और यहाँ पर सिलिका जो एल्यूमिना पाया जाता है वो किसमें दोस्तों पाया जाता है, वो पाया जाता है पर्पटी में, महाद्वीपीय पर्पटी में। आयरन और निकेल किसमें पाया जाता है, ये दोस्तों पाया जाता है क्रोड में। किसमें, क्रोड में पाया जाता है। ये आपका पर्पटी में पाया जाता है, जिसको महाद्वीपीय पर्पटी बोलते हैं। महासागर वाली पर्पटी सीमा बोलते हैं, ठीक है, जिसको दूसरा नाम क्या है, मेंटल, यानी कि आपसे मेंटल पूछा गया है, मेंटल भी इसी को ही बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सीमा, ठीक है। सिलिका एंड मैग्नीशियम मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। यहाँ पर परीक्षा में भी इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको आप यहाँ पर देखिएगा। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वही आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है महासागरीय पर्पटी। सागर की बात करूं तो सीमा आप याद कर लीजिएगा, जिसको मेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल भी जिसको बोलते हैं। सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम किसमें है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी होगा और सिलिका आपका, यानी कि ए और सी, ए और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एग्जामिनर ने आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है,
6371 होती है। कितनी? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। याद रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपका आ चुका है, स्टेटमेंट के रूप में है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है। बिल्कुल नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट बोला गया है। ऊपरी परत को पर्पटी बोलते हैं, जो कि दोस्तों सबसे पतली परत होती है। इसको दोस्तों सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? पहली वाली परत को सियाल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। महासागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक होती है। तो इसको यहाँ पर समझिएगा, ये लाइन आपके एग्जाम में 2 बार पूछी गई है, जिससे कि कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे। मैंने आपको ऊपर में ही बताया था एक क्वेश्चन में, महासागरीय पर्पटी की मोटाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर होती है। ठीक है। और महाद्वीपीय पर्पटी की कितनी होती है? ये होती है 35 किलोमीटर। अब आपको बताना है महासागर पर्पटी की 5 है, महाद्वीपीय पर्पटी की 35 है, से अधिक कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ पर गलत है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर विपरीत कर दिया गया। महासागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक नहीं होती है, बल्कि किसकी अधिक है? महाद्वीपीय पर्पटी की अधिक होती है महासागर से। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर फिर मैं लिखना चाहूंगा, महासागर पर्पटी की मोटाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर होती है दोस्तों। महाद्वीपीय की कितनी होती है? 35 किलोमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार गलत है आपका। यहाँ पर गलत हो गया दूसरा वाला। राइट कौन सा होगा? केवल और केवल ए यहाँ पर राइट होगा, पहला वाला। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? केरला में, जैसलमेर में, कोलकाता में, चेरापूंजी में। सबसे कम आपकी जैसलमेर में होती है, क्योंकि ये कैसा इलाका है आपका? राजस्थानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तान वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कम वर्षा होती है। यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार आवश्यक है? यह चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, वायुमंडल की उपस्थिति धूल कणों से बचाता है। ये सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों। अगर मैं बात करूं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ये दोस्तों हमारे वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की। पश्चिम दिशा से आने वाली पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम की ओर वाली को पछुआ पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पछुआ पवन। इसको स्थानीय स्तर पर बोलते हैं, पश्चिम की दिशा में चलने वाली पवन को। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, मिलान वाला है। ठीक है, युगलों का सही मिलान करिएगा। यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर विकल्प आप लोगों के लिए नहीं दिए हैं, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको बताऊंगा। ओजोन परत का जो मिलान होगा ये आपका होगा समताप मंडल के साथ, क्योंकि ओजोन जो परत पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए समताप मंडल को ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। रेडियो प्रेशर तरंगे मैंने आपको बताया था, ये बाह्य वायुमंडल में आपकी पाई जाती हैं। मौसम वाली घटनाएं किस में पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। पतली वायु आपकी लास्ट वाली परत यानी कि बहिर्मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न यानी कि 36 नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है कि विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? लोयस मैंने आपको बताया था, जो कि पवन का निक्षेपण होता है। किसका? पवन के द्वारा निक्षेपण आकृति है ये। ठीक है, तो पवन याद रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? चाइना। लोयस के जो निक्षेप आपके पाए जाते हैं वो सर्वाधिक चाइना में पाए जाते हैं। कहाँ पर में? चाइना में सर्वाधिक आपके पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पहला वाला विकल्प। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभी अभी मैंने आपको बताया, लोयस कहा जाता है। क्या? लोयस कहा जाता है, जो कि चीन में आपके सर्वाधिक इसके निक्षेप पाए जाते हैं।
जो आपके निक्षेप बनते हैं लोयस के, ये रेगिस्तान में बनते हैं, क्योंकि पवन जो सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, वो रेगिस्तान वाले इलाकों में ही एक्टिव होती है। तो यहाँ पर आपको समझा दिया। यहाँ पर आ चुका है 37 नंबर का क्वेश्चन। महाद्वीप और महासागर की सतह किस पर टिकी हुई है? स्थल मंडलीय प्लेटों पर, जल मंडलीय प्लेटों, इन दोनों पर ही टिकी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों पर ही आपकी टिकी हुई हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन की। छत्रक शैलें कहाँ पर पाई जाती हैं? छत्रक शैल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? रेगिस्तान में पाई जाती हैं। छत्रक शैल का निर्माण यानी कि पवन की ये एक स्थलाकृति है। क्या है? स्थलाकृति यानी कि आकृति बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि रेगिस्तान में पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। छत्रक शैल हो गई, बालू का डिब्बा हो गया, ये सभी आपके पवन के द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच। करेक्ट आंसर होगा पहला विकल्प। जो समय होता है, समय निर्धारित क्या करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 की। कहता है कि भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हों, उसे क्या कहते हैं? अचानक से निकलते हों तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ऐसा छिद्र जहाँ से एकदम पिघला हुआ एक तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है, अचानक से निकलता, पृथ्वी पर खुला ऐसा छिद्र जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी। निकलता उसमें से क्या है? उस छिद्र में से दोस्तों अचानक निकलता क्या है? निकलता तो उसमें से लावा है। क्या निकलता है दोस्तों? लावा निकलता है। परंतु यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है वो दोस्तों ज्वालामुखी की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ओके, तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पवन द्वारा बनाई गई भू आकृति कौन सी है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, जो कि कई बार रिपीट एग्जाम में हुए हैं। छत्रक शैल भी आपके पवन द्वारा बनाई गई आकृति है, बालू का डिब्बा ये भी है, लोयस भी है। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा इन क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन आपके एकदम दमदार हैं। यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम में यहाँ पर टॉप करेंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे लोयस आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक चाइना में पाए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की। रेगिस्तान की अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है? प्रमुख कारक दोस्तों है पवन। कौन सा है? पवन है, क्योंकि पवन के द्वारा ही वहां पर विभिन्न प्रकार के रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 43, समुद्र तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? दीवार जैसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? समुद्री गुफा, समुद्री भृगु, तटीय मेहराव, स्टैक। क्या कहलाती हैं दोस्तों? यहाँ पर होगा स्टैक। समुद्र में जब एक दीवार यानी कि दीवार जैसी आकृतियां बनती हैं उसको स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। समुद्री गुफा जो है इसका ये कैसी है? ये निक्षेपण है, यानी कि समुद्र का निक्षेपण के द्वारा बनाई गई आकृति। समुद्र का निक्षेपण क्या है? समुद्री गुफा है। आते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर 52 नंबर आप देख पा रहे होंगे, यही परीक्षा में पूछा गया है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा? तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला। समुद्र की जो तरंगे हैं उनमें जो अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, उसी से समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। मैंने आपको जैसा कि ऊपर अभी आपको बताया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नदी द्वारा बनाया गया भूदृश्य क्या है? भूदृश्य क्या है? क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है मैं कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाप झील, विसर्प, जलप्रपात, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर आपके सभी हो जाएंगे। नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां हैं, क्या हैं दोस्तों? स्थलाकृतियां जो हैं वो बहुत सारी बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपकी हो गई
चाप झील हो गई, विसर्प हो गई, जलप्रपात भी हो गई, डेल्टा आपकी हो गई, ठीक है, डेल्टा हो गई, तटबंध हो गया आपका, ठीक है। ये सभी नदियों के द्वारा बनाई गई आकृतियां होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 वाला विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कहता है कि नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है। नदी के मुहाने पर, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डेल्टा। डेल्टा जो होता है ये नदी के मुहाने पर बनता है। जैसे सुंदरवन डेल्टा की अगर मैं बात करूं, भारत का है ये सुंदरवन डेल्टा। इसका निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र इस डेल्टा को बनाती हैं, जो कि कहाँ पड़ता है? ये दोस्तों असम भारत में ही पड़ता है। आप लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप इस यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आप यहाँ पर कमेंट करके मेरे को यहाँ पर बता सकते हो। करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया यहाँ पर डेल्टा। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर आप दोनों में देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। जब नदियां जो मैदान में प्रवेश करती हैं तो वो इस आकृति में बहने लगती हैं। इसको बोलते हैं सांप जैसा रेंगना, यानी कि विसर्प बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विसर्प वाली आकृति बोलते हैं। करेक्ट आंसर थर्ड वाला होगा, मिंडर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न, जो कि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों रिवर्स माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदी मुहाना बोलते हैं। जब नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे नदी मुहाना बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन की। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 52, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? तरंगे, ज्वार भाटा या ज्वारीय तरंगे? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ज्वार भाटा। उठते, जब जल ऊपर की ओर उठता है, उठते जल को क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं, ठीक है। गिरते जल को क्या बोलते हैं? गिरते जल को भाटा बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, उठते जल को ज्वार बोलते हैं, गिरते जल को भाटा बोलते हैं। संयुक्त रूप से इसको ज्वार भाटा बोलते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर 53 नंबर के क्वेश्चन की। लवणीय जल कहाँ पर पाया जाता है? लवण वाला जल। जो लवण वाला जल होता है, यानी कि लवण का मतलब है दोस्तों जिसमें आपका खारा जल पाया जाता हो, जिसमें अधिक से अधिक नमक की मात्रा पाई जाती हो, वही होता है लवण वाला जल। तो यहाँ पर महासागरों एवं समुद्र में कैसा जल पाया जाता है? लवण वाला पाया जाता है, खारा जल पाया जाता है। नदियों में एकदम बढ़िया जल पाया जाता है, यानी कि पीने लायक पाया जाता है। नहरों में भी, तालाबों में भी। तो यहाँ पर पहला वाला करेक्ट आंसर होगा, जो कि लवणीय जल इसी में आपका पाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी पूछा गया है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। मैंने अभी आपको बताया महासागर या समुद्र का जल जो होता है वो खारा यानी कि लवणीय होता है। पहला तो यहाँ पर करेक्ट है। कारण रीजन है महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पर लवण बहुत सारे इसमें घुले होते हैं, इसलिए खारा होता है। दोनों यहाँ पर राइट हैं, सही व्याख्या भी करते हैं। पहला वाला यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर 54 नंबर के क्वेश्चन की। ज्वार भाटा निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य तथा चंद्रमा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर आपका 4 वाला विकल्प राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कहता है कि विश्व जल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 56। कहता है दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? कहाँ पर में स्थित हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 की।
वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को कहते हैं? स्थायी पवनें, पश्चिमी पवनें, मौसमी या पछुआ पवनें? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला विकल्प। स्थानीय पवनें बोलते हैं किसको? जो कि वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं स्थानीय पवनें। अगर मैं बात करूं मौसम वाली पवनें, ये मौसम के अनुसार यानी कि ऋतुओं के अनुसार ये आपकी बदलती रहती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मौसमी पवनें। पछुआ पवनें जो पश्चिम की दिशा की ओर चलती हैं। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और अन्य तरीकों से भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों क्या कहोगे? पवन कहोगे, उच्च वायुदाब क्षेत्र, तूफान, निम्न वायुदाब क्षेत्र? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पवन। पवन कैसे होगा दोस्तों? जो पवन होती है, पवन कैसे बहती है? ये दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सड़क पर पड़ी हुई सूखी पत्ती को पवन उड़ाती है। पवन कैसी बहती है दोस्तों? पवन बहती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। तो पहला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये पवन का ही दिया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन की। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। यहाँ पर पहला करेक्ट है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, मृदा के ऊपर जल के प्रभाव को मंद करने में, अवनालिकाओं को बनने से रोकने तथा मृदा क्षय को बचाने के लिए, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, यानी कि 4 वाला। रक्षक मेखलाएं जो होती हैं ये दोस्तों मदद करती हैं पवन की जो गति होती है उसको रोकने के लिए, क्योंकि मृदा का जो आवरण होता है वो उड़ जाता है पवन के द्वारा। इसको बचाने के लिए रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि जिस स्थान पर गर्म व शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान किसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है? मत्स्य मछली पकड़ने के लिए, केकड़े पकड़ने के लिए, व्हेल पकड़ने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला विकल्प, मत्स्यन, यानी कि मछली पकड़ने के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है जहाँ पर गर्म जलधारा व शीत जलधाराएं मिलती हैं। वो स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन स्थान बोला जाता है। पहला उत्तर यहाँ पर इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 62 नंबर का क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन नदी डेल्टा, नील नदी डेल्टा, गंगा यमुना नदी बेसिन? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अमेजन नदी बेसिन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस रेखा के मध्य स्थित है? उष्णकटिबंधीय कर्क व मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा? यहाँ पर आपसे पूछा है उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होता है वो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में होता है। यहाँ पर इसको समझिएगा, आपकी जो ग्लोब है यानी का जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में कौन डिवाइड करता है, काटता है? उसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसके ऊपर आपकी होती है कर्क रेखा, नीचे होती है उतनी ही दूरी पर आपकी होती है मकर रेखा। कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, वहीं इसी का भी मान इतना ही होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है आपकी। ये आपकी है मकर नीचे वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली है आपकी कर्क रेखा। तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, जिसको मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ इस प्रकार से, तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा सर्वाधिक प्राप्त होती है। वर्ष में एक बार सूर्य इसके ठीक ऊपर में चमकता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मा होती है कर्क व मकर रेखा के बीच में। तो पहला यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। परिवहन का सबसे महंगा साधन
जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग। सबसे अगर सस्ता की बात करी जाए, बिल्कुल सस्ता, सस्ता सबसे ज़्यादा है आपका जल मार्ग और महंगा सबसे ज़्यादा है वायु मार्ग। ठीक है, ये सबसे महंगा है, तो महंगाई आपसे यहाँ पर पूछा है, तो वायु मार्ग आपको यहाँ पर राइट उत्तर मारना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 65 पर। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उस नदी को क्या कहते हैं? उसको रिवर्स माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स माउथ उसको बोला जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहला वाला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में या गंगा के मैदानों में। यहाँ पर आपके दो हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके किस मैदान में पाया जाता है? ये आपके पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, जो कि असम में पाया जाता है। कहाँ पर? असम में आपका एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वैसे तो यहाँ पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे 67 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर कहता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, पनामा अटलांटिक, दिल्ली मुंबई, श्रीनगर कन्याकुमारी। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 68, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, कभी तो महासागर में, कभी वायुमंडल में, कभी स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हो या ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा, जल चक्र उसको बोलते हैं, जिसमें जो जल होता है वो कई रूपों में बदलता रहता है, कभी तो सागर में, कभी नदी में, कभी वायुमंडल में, कभी स्थल में। क्वेश्चन नंबर 69, शीत जलधारा कौन सी है? ठंडी, लेब्राडोर की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्डर या वेनेजुला। ये आपकी यहाँ पर तीन जलधारा हैं, ये आपकी गर्म हैं और ऊपर वाली आपकी ठंडी है। ठंडी आपको बतानी है, पहला करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य या अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, असम, असम में, ठीक है, पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर है 71 नंबर का क्वेश्चन, हरियाणा का एक प्रमुख पौराणिक तीर्थ पर्यटन स्थल कौन सा है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर 72 नंबर का क्वेश्चन, मैनियाक कहाँ का भोजन है? अमेजन बेसिन का, अमेजन जो बेसिन है वहाँ का भोजन है प्रमुख मैनियोक। यहाँ पर आ चुका है 73 नंबर का क्वेश्चन, मिस्र निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए प्रसिद्ध है? मिस्र दोस्तों कपास उगाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर है 74 नंबर का क्वेश्चन, लद्दाख में हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है? हेमिस, हेमिस जो है दोस्तों लद्दाख में, ये बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। एक और यहाँ पर याद रखेंगे, बौद्धों का जो विहार स्थल होता है उसको गम्पास, गम्पास के नाम से भी जानते हैं, गम्पास। तो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है गम्पास क्या है? तो बौद्ध विहार मंदिर होते हैं, बौद्धों के मंदिर को गम्पास बोलते हैं। यहाँ पर है 75 क्वेश्चन, रेगिस्तान की विशेषता, विरल वनस्पति पाई जाती है, अधिक वर्षा नहीं होती है, अल्प वाष्पन भी नहीं होता है, संघन वनस्पति भी नहीं पाई जाती है। तो पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वनस्पति नहीं पाई जाती है। लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश निवासी हैं, अधिकांश निवासी कौन से हैं दोस्तों? लद्दाख में अधिकांशतः लोग बौद्ध और मुसलमान रहते हैं, बौद्ध तथा मुसलमान रहते हैं। वहाँ का ग्रंथ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केसर सागा याद रखिएगा, जो कि आपके ज्योग्राफी में भी और पॉलिटी दोनों में काम आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर है 77 नंबर का, सहारा किस प्रकार का? सहारा एक गर्म है, सहारा कैसा है मरुस्थल? ये एक गर्म मरुस्थल है। यहाँ पर 78 नंबर का क्वेश्चन, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 79 नंबर का क्वेश्चन, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? ये दोस्तों एक प्रकार के वृक्ष होते हैं जो कि शंकुधारी वृक्ष के ही प्रकार हैं, देवदार एवं फर। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको फर वाला क्वेश्चन कराया है वो स्टेटमेंट्स के रूप में पूछा गया क्वेश्चन है। वन वर्षा, वर्षा वन, वर्षा वन में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं?
टेपियोका, अनानास, शकरकंदी उपरोक्त सभी उगाई जाती हैं वर्षा वन में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।